नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडी टीसी में आप सभी का स्वागत है। आज के टाइम पे जो नेशन वाइड मैशअप चल रहा है, जैसे कि इंटरनेशनली लोगों के ट्वीट, जैसे रिहाना, ग्रेटा थंडरबर्ग और मीना हैरिस और बहुत सारे लोगों के जो ट्वीट्स चल रहे हैं, और जो ट्विटर पे जो पॉलिटिकल वॉर चालू है और कंगना रनौत की जो पागलपंती चालू है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने ओपोजिशन जो अपना किसानों को लेकर जो एजेंडा चला रहा है, ये जानना और समझना काफी जरूरी है। क्योंकि हम अपने देश में रहते हैं और अपने देश में क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारणों से हो रहा है, ये जानना और समझना काफी जरूरी है। वीडियो शुरुआत करने के पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं कि भले ही हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, बिलोंग करते हो, इवन दो आए, मगर मैं ये वीडियो बनाते समय कोई भी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करके या उनकी आइडियोलॉजी को मन में लेके वीडियो नहीं बना रहा हूं। क्योंकि जब देश के लोगों की बात आती है ना, तो ना मेरे लिए या आपके लिए भी किसी के लिए ये मायने नहीं रखता कि वो उसका धर्म क्या है, उसका भाषा क्या है, उसका राज्य क्या है, ये उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। उसके लिए बस ये मायने रखता है कि देश की लोगों की भलाई किसमें है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आजकल आप न्यूज में सुनते होंगे कि एपीएमसी, एमएसपी और ये जो तीन काले कानून, ये जो स्पेसिफिक जो किसान नेता बोल रहे हैं, ये आप सुनते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये एपीएमसी है क्या, मंडीज है क्या, एमएसपी है क्या, ये तीनों कानून में क्या रिफॉर्म लाना चाहिए जिसकी वजह से इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसको समझेंगे। तो एपीएमसी है क्या? एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसका मतलब क्या होता है? एक मंडी रहती, एपीएमसी की एक मंडी रहती है। उसमें होता क्या है, सपोज मैं एक किसान हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे सपोज कि मेरा 10 कुंटल गेहूं है, 10 कुंटल मेरा गेहूं है। अगर मुझे उसे बेचना है तो मैं क्या करूंगा, अपना 10 कुंटल गेहूं लेके अपने जो पास का एपीएमसी मंडी है, मैं उस मंडी के पास जाऊंगा। उधर एक मिडल मैन रहेगा, तो मिडल मैन को मैं जाके वो 10 कुंटल गेहूं बेचूंगा और उसका जो कॉस्ट है वो मैं उससे अपना प्राइस ले लूंगा। तो मिडल मैन करेगा क्या? मिडल मैन क्या करेगा, ये जो हम उसे बेच रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर को बेच सकता है, वो किसी ट्रेडर को बेच सकता है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है एक क्रॉप को खरीदेगा और उससे वो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद कस्टमर के पास आ जाएगा। ये एक लंबी चेन है। तो उसके बाद जो एपीएमसी जो है अभी के टाइम पे एग्जिस्ट है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे आया था, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स, मेजॉरिटी स्टेट्स ने इसको अपने स्टेट्स के अंदर एनेक्ट नहीं किया था, मगर जब इंडिया को आजादी मिली, इंडिपेंडेंस के बाद 1960s 70s के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ने एपीएमसी एक्ट को अपने स्टेट्स में एनेक्ट कर दिया। मगर ये जो गोल्डन पीरियड है ना, ये 1991 तक ही चला। मतलब 1991 तक एपीएमसी के द्वारा किसानों का अच्छा मतलब इनकम मिला, उनको अच्छा फैसिलिटी मिली, उसमें कुछ मैल प्रैक्टिसेस नहीं होने लगे। तो एपीएमसी को इसीलिए ही इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ताकि फार्मर्स के ऊपर जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहे थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, वो कम करा सके और उनके ऊपर जो सर का बोझ है उनको हल्का कर सके। ये एपीएमसी का मेन मतलब मोटिव था। मगर इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? कोई भी फार्मर ये एपीएमसी एक्ट क्या करता था, कोई भी फार्मर को रिस्ट्रिक्ट करता था, यानी कि रोकता था डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या ट्रेडर से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी कोई भी फार्मर अपना जो क्रॉप्स है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को नहीं बेच सकता। उसके बाद मार्केट में मोनोपोलिस्टिक आ गई थी, और उसके ऊपर से हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना मंडीज में, मतलब जो ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाने लगे, जो फार्मर से खरीदते बहुत उसके ऊपर टैक्स लगाने लगे। तो ऐसे बहुत सारे इशू थे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल नहीं था फार्मर्स के लिए और उसके बाद बहुत सारे रीजन थे न, जो एपीएमसी मंडीज है वो बहुत सारे कम थे। मतलब लोगों को 50 किलोमीटर भी जाना पड़ता है अपना गेहूं लेके, चावल लेके, या जो भी क्रॉप्स है वो लेके जाना पड़ता है। कहीं कहीं तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी दूर उनके घर से मंडीज रहती है। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स है जो हमारे इंडियन मंडीज में रहे हैं।
इसको सुधार करने के लिए भी गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो रिफॉर्म लाके फार्मर्स को हेल्प करे, उनका इनकम बढ़ाए। मगर होता क्या है, ये कभी भी हर बार फेलियर ही रहता है। जैसे कि 2003 में एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 आया, मगर इससे कुछ किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लोग, किसानों की इनकम अभी भी कम है। ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट, फॉर एक रिपोर्ट के हिसाब से 17 स्टेट्स में जो एवरेज फार्मर्स की इनकम है वो है 1700 पर मंथ, यानी लगभग 20,000 पर ईयर। ये लगभग उनकी एवरेज इनकम है। इतना कम जो हमारा जो एक महीने का खर्चा उनका वो साल भर का इनकम है। ये है आज की फार्मर की परिस्थिति। तो आखिर में ये जो लॉज आया है, रिफॉर्म आया, तो आखिर में फार्मर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आखिर रिफॉर्म्स तो अच्छे आए, फार्मर किधर भी सेल आउट कर सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज रिफॉर्म में है। इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने एपीएमसी के बारे में तो जान लिया, कैसे फार्मर अपने जो क्रॉप्स है वो मिडल मैन को यानी कि एपीएमसी मंडीज में लाके बेचता है। अब हम समझेंगे कि एमएसपी है क्या। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यानी कि कोई भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में लिखा नहीं गया है। ये सिर्फ एक फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करने का एक जरिया है। ये अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में नहीं लिखा गया है कि एमएसपी फार्मर को इतनी मिलनी चाहिए। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 23 कमोडिटीज पे टोटल देता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, वैसे ही एमएसपी भी आज के टाइम पे वैसे ही है, कोई एक लीगल चीज नहीं है। तो एमएसपी जो है वो 7 सीरियल्स में मिलती है, जैसे कि पैडी, वीट, जवार, बाजरा। उसके बाद 5 पल्सेस में मिलती है चना, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग, मसूर। 7 ऑयल सीड्स में मिलती है सनफ्लावर, सोयाबीन एक्सेट्रा। 4 कमर्शियल क्रॉप पे भी मिलती है शुगर केन, उसके बाद कॉटन एक्सेट्रा। तो ये सब चीज पे जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी लोगों को देता है, मतलब फार्मर्स को देता है। तो इसका मतलब होता क्या है, जब मार्केट में इस क्रॉप्स की कीमत, यानी कोई फार्मर्स के क्रॉप्स को लेता नहीं है, फार्मर्स के जो उन्होंने हार्वेस्ट किए रहते हैं वो नहीं लेते हैं, तो गवर्नमेंट को या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, एफसीआई को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और उनको एक मिनिमम कॉस्ट प्राइस देना पड़ता है। ये होता है एमएसपी। इसके वजह से जो है ना, जो फार्मर्स का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। फार्मर सुसाइड नहीं करते जब उनको एमएसपी मिलती है। मगर एक बात सुन के आपको बहुत ही दुख होगा कि जो इंडिया में है ना, सिर्फ 6% फार्मर को एमएसपी का बेनिफिट मिल पाता है। बाकी जो 94% है वो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हम तीनों बिलों के बारे में बात करेंगे और उसके वजह से फार्मर क्यों प्रोटेस्ट करेंगे, ये डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, मगर मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर में इस जो रिफॉर्म आए हैं उसमें बुराई क्या है, उसको क्या चेंजेस करना जरूरी है। तो जो पहला बिल है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। ये लॉ फार्मर्स को ये फ्रीडम देता है कि वो जो अपना जो क्रॉप्स है वो कोई भी मंडीज में जाके, प्राइवेट मंडी में जाके, कोई भी मैन्युफैक्चरर को, कोई भी ट्रेडर को वो जाके बेच सकते हैं, कोई भी दूसरे स्टेट में भी जाके बेच सकते हैं। ये फ्रीडम देता है। सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि किसानों को फ्रीडम मिलेगा। सही बात है, फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए। मगर एक बात हमें भी समझनी होगी कि जो भारत में, हमारे जो देश में जो किसान है ना, 85% किसान स्मॉल फार्मर्स है। इसका मतलब होता है कि जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो स्मॉल फार्मर्स के अंडर में आते हैं। तो अभी सपोज एक कंपनी है जैसे कि आशीर्वाद आटा। तो आशीर्वाद आटा, अगर मैं एक किसान हूं, अगर मेरा एक साल में अगर 1000 किलो गेहूं मैं उसको प्रोड्यूस कर पा रहा हूं 1000 किलो गेहूं को, तो मैं क्या सिर्फ 1000 किलो आशीर्वाद आटा के मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाऊंगा? उसको तो एक बड़ा क्वांटिटी चाहिए, उसको एक बड़ा अमाउंट चाहिए। वो क्यों इतनी झंझटमारी करेगा, छोटे छोटे फार्मर्स को बुलाएगा और बोलेगा मेरे पास बेचो? नहीं, वो एक बड़ा अमाउंट एक साथ खरीदेगा। तो ये लॉजिक में बैठता नहीं है कि फार्मर्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को बेच सकते, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे देश में फार्मर है वो स्मॉल ग्रुप के हैं, मतलब उनके पास जमीन कम है। और दूसरी बात जो है, क्या एक फार्मर
अपना जो क्रॉप्स है वो जाके दूसरे स्टेट में बेचना पॉसिबल है, क्योंकि वो उतना दूर ट्रैवल करेगा। फिर तो वही बात हो गई ना। फिर रिफॉर्म्स मतलब हो गया क्या, रिफॉर्म मतलब फार्मर को ऐसा चुटकी बजाते हैं, हाँ भाई उसके आसपास के एरिया में मंडी रहे और वो आसानी से जाके उधर बेच सके, इसको बोलते रिफॉर्म, ना कि वो दूसरे स्टेट्स में जाके बेचे। ये गलत है, ये एक तरीके से सही नहीं है। तो आखिर में जो दूसरा बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड फार्मिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड फार्मिंग में होगा क्या कि कोई भी मिडल मैन नहीं रहेगा। तो आप सोचेंगे, एक बात आपके दिमाग में जरूर आती होगी कि गवर्नमेंट ने बिल्स में ना मंडीज के बारे में बात किया है, ना एपीएमसी के बारे में बात किया है, ना एमएसपी के बारे में बात किया है। तो इसके बारे में, इसका खत्म करने के बारे में बिल्स में कोई भी बात नहीं हुआ है, फिर फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? तो अभी बिल 2 से हमको ये चीज समझ में आएगी। तो जो बिल 2 है कॉन्ट्रैक्ट एंड फार्मिंग की, तो इसमें होगा क्या, कोई भी मिडल मैन नहीं रहेगा। मतलब जो फार्मर है वो डायरेक्ट अपने जो क्रॉप्स हैं उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है वो डायरेक्ट किसको बेच पाएंगे, मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को। तो होगा क्या इससे, और इसके ऊपर ना गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जियो का एग्जाम्पल लेते हैं, जब जियो सिम आया था वो स्टार्टिंग में सबको फ्री में बांटता था, सबको फ्री में बांटता था ना, और उसके बाद क्या हो गया, उस पे चार्जेस लगने लगे। हालांकि बात है, सीधी सी बात है, मार्केट में अगर आपको अपना पकड़ जमाना है तो स्टार्टिंग में आपको डिस्काउंट या कुछ लालच देना पड़ेगा, तभी तो आपका मार्केट का जो एक्वाइजिशन है वो आपका मार्केट में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो होगा क्या, जब सारे लोग शिफ्ट कर चुके होंगे, डिपेंडेंट हो चुके रहेंगे, जो फार्मर है वो जो ट्रेडर पे या मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट हो चुके होंगे कि हम उनके पास ही बेचेंगे, और धीरे धीरे जब वो उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो एपीएमसी का जो मार्केट है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो होगा क्या, स्टार्टिंग में तो फार्मर्स को फायदा होगा, ऐसा नहीं है फायदा नहीं होगा, मगर उसके बाद क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है वो अपनी पकड़ जमा लेंगे और फार्मर को एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे। हो सकता है वो कर सकते हैं कि आपको इतना प्राइस में देना है तो दो, नहीं तो हमको आपका क्रॉप्स नहीं चाहिए। तो फार्मर्स के पास होगा क्या, कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि एपीएमसी मंडीज तो होगा ही नहीं। वो टाइम पे वो खत्म हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लॉजिक ही खत्म हो गया रहेगा। तो फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये जो किसानों का, इसके लिए मेन तो ये है कि किसान इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो बिल 3 है ना, वो है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है कि इलीगल तरीके से जो कमोडिटीज है, एसेंशियल कमोडिटीज है, उसको जमा करना और उसको एक ऐसे टाइम पे निकालना जब मार्केट में उसका कमी आ गया है। जैसे कि 2010-14 के बीच में आप देखे होंगे कि जो प्याज था वो काफी महंगा हो गया था, 100 रुपए किलो हो गया था, और ऐसे टाइम पे प्याज को निकाला गया कि जब मार्केट में उसका बहुत ज्यादा डिमांड हो, और जब उसका अवेलेबिलिटी कम है और मार्केट में ज्यादा डिमांड है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो बिल 3 में ये कहा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड स्टॉकिंग में आप बोलेंगे कि क्या बुराई है अनलिमिटेड स्टॉकिंग में? तो अनलिमिटेड स्टॉकिंग में ये बुराई है, सपोज मैं एक फार्मर हूं और मैं एज अ फार्मर, मैं पहला साल मेरा है मैन्युफैक्चरर को बेचने का, तो मैं पहला साल गया, उसको 100 किलो गेहूं बेचा और मैंने 2000 रुपए या जो भी मेरा 1 कुंटल मैंने गेहूं लिया और मैं जाके मैन्युफैक्चरर को बेचा, उसने मुझे 2000 रुपए दिया। और उसके बाद मैं जब नेक्स्ट टाइम जाता हूं, वो अभी तक मैन्युफैक्चरर उसको स्टॉक करके रखा है कि जब मार्केट में इसकी कमी आएगी तब मैं जाके इसको निकालूंगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाता हूं तो वो ऐसा बोलेगा कि भाई हमारे पास बहुत स्टॉक पड़ा है, अगर आपको जो 2000 का पिछले बार था, अगर वो 1400 में देना है तो दो। भले उसकी एमएसपी जो मिनिमम कॉस्ट सपोर्ट प्राइस है वो 1800 है, मगर वो बोलेगा आपको 1400 में देना है तो दो, नहीं तो मुझे आपका क्रॉप जो आपने प्रोड्यूस किया वो मुझे नहीं चाहिए। तो इससे होगा क्या, फार्मर का नुकसान होगा, क्योंकि जब फार्मर का इनकम बढ़ेगा ही नहीं ये रिफॉर्म से, जब फार्मर का इनकम बढ़ेगा ही नहीं इस रिफॉर्म से, तो फार्मर अपने जेब से खर्चा कैसे करेगा? जब वो खर्चा ही नहीं करेगा तो जीडीपी की बात होती है, तो जीडीपी अपने कंट्री का कैसा बढ़ेगा, और अपने देश का विकास भी तो नहीं होगा ना। ये बात हमें समझना जरूरी है, इसके लिए फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फार्मर इसके लिए भी, फार्मर्स का ये मानना है कि जो ये बिल्स है ये कंपनी के फेवर में है, उनके फेवर में नहीं है। और उनका ये भी मानना है फार्मर का कि जो एमएसपी है वो एक लीगल राइट रहनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी सिर्फ नहीं रहनी चाहिए, अब ये संविधानिक होनी चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ये एमएसपी रहना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो फार्मर की सही में भलाई चाहती है तो वो इस पे ध्यान दे कि फार्मर को
एमएसपी हर चीज पे, मतलब जो एसेंशियल कमोडिटी है उस पे फार्मर को एमएसपी मिले। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जो ये फार्मर का प्रोटेस्ट है ना, ये सिर्फ 3 लॉ की वजह से ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये आज तक का उनके ऊपर जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ ना, उनका जो अंदर का गुस्सा है, वो उनको एक चांस मिल गया इस लॉस के द्वारा दिखाने का कि हमारे लिए कुछ अच्छे कानून बनने चाहिए। ये आज तक का गुस्सा, ये सिर्फ तीनों लॉ का गुस्सा नहीं है फार्मर्स में, ये आज तक उनके ऊपर जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके ऊपर ये पूरा गुस्सा है। तो जो गवर्नमेंट है जो बोल रहा है वन नेशन वन मार्केट, इसका जो थियरी गवर्नमेंट ने लगाया है, तो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो उसे बताए कि गवर्नमेंट इसको कैसा इंप्लीमेंट करेगी और फार्मर का इससे कैसे इनकम बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है, सिर्फ एक थियरी रखा है। जब थियरी, पहले ही फार्मर हमारे ऐसी दर्द में चल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं, और जब ये रिफॉर्म अगर गवर्नमेंट अगर अच्छी नीयत से लाई है गवर्नमेंट, अगर ये रिफॉर्म फेल हो जाए तो जो फार्मर के ऊपर और कर्जा बढ़ जाएगा और उनका जो परेशानियां है, सुसाइड रेट और बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ये एक्सप्लेन करने में फेल रही कि ये फार्मर की इनकम कैसे बढ़ाएगा। और सिमिलर जो रिफॉर्म है, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, फार्म रिफॉर्म है, ये अमेरिका में भी आ चुका है और यूरोपियन यूनियन के हर एक लगभग बहुत सारे देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म आ चुका है, मगर वो उधर एक फेलियर रहा। तो उसको भी हमें एक उसका भी पर्सपेक्टिव रख के हमें समझना होगा कि ये रिफॉर्म फार्मर की इनकम को कैसे बढ़ाएंगे। और उसके बाद अब हम लास्ट में यही देखेंगे कि फार्मर्स का जो डिमांड है क्या, रियलिटी में डिमांड है क्या। सो फार्मर का डिमांड यही है कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट मंडी सेट करती है तो प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक मंडी, एपीएमसी मंडी में तो एमएसपी मिलती है और वो प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी उनको मिलनी चाहिए। और उसके बाद जो 6% फार्मर को सिर्फ एमएसपी मिलती है, सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करे, कुछ ऐसा सर्विस लाए, कुछ ऐसा लॉन्च करे जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम फार्मर को एमएसपी मिल सके। और उसके बाद फार्मर का ये भी मानना है कि जो प्राइवेट मंडीज है उस पे भी टैक्स लगना चाहिए, मतलब जो ट्रेडर उधर से खरीदते हैं उन पे टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट मंडी में नहीं लगता है, एपीएमसी मंडी में लगता है। और उसके बाद जो डिमांड है, जो 5 किलोमीटर रेडियस पे अगर मंडीज होने लगे तो ये बहुत ज्यादा किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, इंफॉर्मेटिव है, हर एक इंफॉर्मेशन लगभग सही है, हर एक इंफॉर्मेशन सही है, बहुत सारे आर्टिकल के द्वारा मैंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और आपको प्रस्तुत करने का मैंने कोशिश किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको मैक्स टू मैक्स शेयर करो और ये इंफॉर्मेशन अपने लोगों के बीच में, अपने कम्युनिटी के बीच में स्प्रेड करो, ताकि लोग भी समझ सके कि फार्म लॉ में क्या कमियां हैं, गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है और अपने किसान भी तो उनके ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, उनका दुख दर्द भी समझ के कुछ रिफॉर्म लाके इस जो प्रोटेस्ट है उसको मतलब खत्म कर सके। क्योंकि अगर हमारे देश में सिर्फ प्रोटेस्ट ही चलता रहेगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। हर बार प्रोटेस्ट चलता रहा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट से और सबको समझना होगा कि जो फार्मर के लिए कुछ तो चेंज लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।